ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल जनरल असेंबली के इजलास से करेंगे खिताब। इजलास में इंटरपोल के 195 रुकन ममालिक के वफूद कर रहे हैं शिरकत। तकरीबन 25 साल के बाद भारत में मुनक़िद हो रहा है ये इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के मकाम पर तामीराती काम का लेंगे जायज़ा। तकरीबन 3500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये प्रोजेक्ट लोथल को आलमी मेयार का सियाहती मकाम बनाने में करेगा मदद। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और दिफाई नुमाइश डिफेंस एक्सपो 2022 आज गुजरात के गांधीनगर में होगी शुरू। 4 रोज़ा तवील नुमाइश में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। इस मौके पर इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का भी किया जाएगा एहतमाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। मुंबई में 26/11 के शुहदा को पेश करेंगे खिराज अक़ीदत। 20 अक्टूबर को गुजरात में वज़ीर आज़म मोदी के साथ UNSG मिशन लाइफ के किताबचे, लोगो और टैग लाइन का करेंगे इजरा। BCCI की सालाना जनरल मीटिंग आज मुंबई में होगी। मीटिंग में BCCI के अगले सदर और ICC चेयरमैन के ओहदे समेत कई मामलात पर होगी बात। फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर खत्म। फाइनल ग्रुप मैच में ब्राजील ने भारत को 5-0 से दी शिकस्त। एक भी मैच नहीं जीत सकी भारतीय टीम। फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने जीता बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का बावकार बैलन डी और अवार्ड। ख्वातीन की कैटेगरी में बार्सिलोना की एलेक्सिया पोटेलास ने जीता यह अवार्ड। मैनचेस्टर सिटी बना साल का बेहतरीन क्लब। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैसी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने पंजाब समेत कई दीगर मकामात पर बड़ी कार्रवाई की है। मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी ने कई बदमाशों, उनके साथियों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तहकीकाती इदारे की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। मालूमात के मुताबिक दहशतगर्द अपना कोई काम करवाने के लिए गुंडों की मदद ले रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वें इंटरपोल जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। इजलास 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इजलास में इंटरपोल के 195 रुकन ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। उनमें वुज़रा, ममालिक के पुलिस सरबराहान, कौमी मरकज़ी ब्यूरो के सरबराहान और सीनियर पुलिस अफसरान शामिल होंगे। काबिल ज़िक्र है कि जनरल असेंबली इंटरपोल की आला तरीन गवर्निंग बॉडी है और साल में ये एक बार अपने कामकाज से मुतालिक अहम फैसले करने के लिए इजलास करती है। इंटरपोल की जनरल असेंबली का इजलास तकरीबन 25 साल के वक्फे के बाद भारत में हो रहा है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, इंटरपोल के सदर अहमद नासिर अर-रईसी और जनरल सेक्रेटरी जर्गन स्टॉक भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के मकाम पर तामीराती काम का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से भी खिताब करेंगे। लोथल हड़प्पा तहज़ीब के बड़े शहरों में से एक था। ये कॉम्प्लेक्स तकरीबन 3500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है।
اس کی تعمیر اس سال مارچ میں شروع ہوئی تھی۔ لوتھل ہڑپا ثقافت کا ایک بڑا شہر ہے اور انسان کے ذریعے تیار کردہ قدیم ترین بندرگاہ کی دریافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ لوتھل میں یہ کمپلیکس ملک کے تاریخی ورثے کے لیے موزوں خراج تحسین ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروجیکٹ ہوگا جو نہ صرف بھارت کی مالا مال اور متنوع سمندری ورثے کو ظاہر کرنے گا بلکہ لوتھل کو عالمی معیار کا بین الاقوامی سیاحتی مرکز بنانے میں بھی مدد کرے گا۔ وزارت دفاع کی 2 سالہ اہم تقریب ڈیفنس ایکسپو آج سے گجرات کے گاندھی نگر میں شروع ہوگی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 12ویں ڈیفنس ایکسپو میں بھارت افریقہ دفاعی مذاکرات کے دوران افریقی ممالک کے وزرائے دفاع کی میزبانی کریں گے۔ 19 اکتوبر کو پی ایم مودی 22 اکتوبر تک ہونے والی اس بار کی دفاعی نمائش کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ بات چیت کا وسیع موضوع ہے بھارت افریقہ دفاع اور سلامتی تعاون کو ہم آہنگی اور مضبوط بنانے کے لیے حکمت عملی اپنانا۔ بھارت اور افریقہ کے درمیان قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ افریقہ کے بارے میں بھارت کا نقطہ نظر 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے بیان کردہ کمپالا کے اصولوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی بھارت افریقہ وزرائے دفاع کانفرنس 6 فروری 2020 کو لکھنؤ میں ڈیفنس ایکسپو کے ساتھ ہی منعقد ہوئی تھی۔ بھارت افریقہ دفاعی مذاکرات مشترکہ طور پر باہمی مشغولیت کے لیے نئے شعبوں کی تلاش کرے گا جس میں صلاحیت سازی، تربیت، سائبر سیکورٹی، میری ٹائم سیکورٹی اور انسداد دہشت گردی جیسے شعبے شامل ہیں۔ ایکسپو میں 125 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ توقع ہے کہ ایکسپو میں سرمایہ کاری کے لیے 400 سے زائد کمپنیاں یہاں MOU پر دستخط کر سکتی ہیں۔ اس بار ایکسپو میں 1320 سے زیادہ دفاعی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ کل عدم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے ہائیبرڈ دہشت گرد عمران بشیر غنی کو شوپیاں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ عمران بشیر غنی نے شوپیاں میں ہرمین پر گرینیڈ پھینکا تھا جس میں اتر پردیش کے 2 باشندوں کی موت ہو گئی تھی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور معاملے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریز آج بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ممبئی کے تاج محل ہوٹل میں 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کر کے اپنے دورے کا آغاز کریں گے۔ وہ IIT ممبئی میں انڈیا ایٹ 75 اقوام متحدہ بھارت شراکت داری جنوب تعاون کو مضبوط کرنا کے موضوع پر ایک تقریر بھی کریں گے۔ گوتریز 20 اکتوبر کو ایکتا نگر کیوڑیا گجرات میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ UNSGC مشن لائف کے کتابچے، لوگو اور ٹیگ لائن کے اجرا میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے 2021 میں گلاسکو میں کوپ 26 کے دوران لائف کا تصور پیش کیا تھا۔ اس سال جنوری میں اپنی دوسری میعاد شروع کرنے کے بعد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اور پینشن اور پینشنرز کی بہبود کا محکمہ آج نئی دہلی میں سال 2020، 2021 اور 2022 کے لیے انوبھو ایوارڈ کی تقریب کا اہتمام کرے گا۔ اس میں تصنیف کے لیے انعام یافتگان کو نوازا جائے گا۔ عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ ایوارڈ تقریب کی صدارت کریں گے اور پینشنرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پینشنز کے لیے یونیفائیڈ پورٹل کا بھی آغاز کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا پینشن تقسیم کرنے والا پہلا بینک بن گیا ہے جس نے اپنے پورٹل کو محکمہ پینشن اور پینشنرز کی بہبود کے اس پورٹل کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اس سے قبل محکمے نے پینشنرز کی شکایات کے بنیادی اسباب کا تجزیہ کیا تھا جس کے ضمن میں پینشن سے متعلق مسائل سے نمٹنے والے بینکوں کے ملازمین کے لیے ورکشاپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایات پر محکمہ پینشن اور پینشنرز ویلفیئر نے مارچ 2015 میں انوبھو نام کا ایک آن لائن پلیٹ فارم شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کے دوران مرکزی حکومت کے ان سرکاری ملازمین کے لیے جو آنے والے مہینوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں قبل از ریٹائرمنٹ کونسلنگ سیشن بھی منعقد کیے جائیں گے۔
اس میں بھوشیہ پورٹل اور مربوط پینشنرز پورٹل، ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ اور ریٹائرمنٹ کے فوائد اور پینشنرز کے انکم ٹیکس سے متعلق مسائل پر سیشن شامل ہیں۔ بجلی، جدید اور قابل تجدید توانائی کے وزیر آر کے سنگھ آج نئی دہلی میں انٹرنیشنل سولر الائنس ISA کی 5ویں اسمبلی کا افتتاح کریں گے۔ ISA اسمبلی کے صدر کا عہدہ بھارت کے پاس ہے۔ اس موقع پر ISA کے شریک چیئرمین اور فرانس کے وزیر توانائی اگنیس پینیر رینچر اور ISA کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اجے ماتھر بھی موجود رہیں گے۔ اجلاس میں 110 رکن اور دستخط کنندہ ممالک کے وزراء اور نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ 3 گلوبل سولر رپورٹس، ورلڈ سولر ٹیکنالوجی رپورٹ، ورلڈ سولر مارکیٹ رپورٹ اور ورلڈ سولر انویسٹمنٹ رپورٹ 19 اکتوبر کو تکنیکی سیشن کے دوران جاری کی جائیں گی۔ ISA ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ یہ مستقبل میں کاربن سے پاک شمسی توانائی کو فروغ دینے کے لیے تمام رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ ISA کا مقصد 2030 تک شمسی توانائی کے شعبے میں $1 ٹریلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ اور آئیے اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ شہری ہوا بازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا آج نئی دہلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہوا بازی کے سیکریٹریوں کی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے شہری ہوا بازی کے سیکریٹریوں کی ایک کانفرنس کل نئی دہلی میں منعقد ہوئی۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزارت کے سیکریٹری راجیو بنسل نے کہا کہ گزشتہ سال ہوا بازی کے شعبے میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو فضائی ٹریفک تقریباً کووڈ سے پہلے کی سطح پر ہے۔ کئی نئے ہوائی اڈوں کا افتتاح اور نئے روٹس کا آغاز ہوا۔ راجیو بنسل نے کہا ہے کہ حکومت نے ڈرون، ہیلی کاپٹر، طبی ہنگامی خدمات اور جزوی ملکیت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ ٹربائن ایندھن کے ویٹ کو کم کریں اور ان ریاستوں کی تعریف کی جو پہلے ہی ایسا کر چکی ہیں۔ کانفرنس کا مقصد شہری ہوا بازی کے شعبے کو ترقی دینا ہے اور ریاست کے شہری ہوا بازی کے محکموں اور وزارت کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ اور آئیے اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جسٹس دھننجے وائی چندرچوڑ کو ملک کا اگلا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ صدر دروپدی مرمو نے جسٹس چندرچوڑ کو 50واں چیف جسٹس مقرر کیا ہے۔ وہ یو للت کی جگہ 9 نومبر 2022 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے۔ جسٹس چندرچوڑ کی بطور CJI میعاد 10 نومبر 2024 تک ہوگی۔ اپنے لبرل اور ترقی پسندانہ فیصلوں کے لیے مشہور جسٹس چندرچوڑ کے والد جسٹس YV چندرچوڑ بھی بھارت کے چیف جسٹس تھے۔ اور طویل انتظار کے بعد بالآخر کل کانگریس صدر کا انتخاب ہوا ہے۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان ووٹنگ ہوئی۔ اب ووٹوں کی گنتی بدھ کو ہونی ہے۔ کانگریس آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن BJP اسے فرضی قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ پراکسی کانگریس صدر کا انتخاب ہے۔ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد پیر کو کانگریس پارٹی میں صدر عہدے کا انتخاب ہوا۔ کانگریس پارٹی کے دلی میں واقع صدر دفتر سمیت ملک بھر کے 68 پولنگ مراکز پر پیر کو نئے صدر کے عہدے کے انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ صدر عہدے کے لیے سینئر کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے اور رکن پارلیمنٹ ششی تھرور انتخابی میدان میں ہیں۔ کانگریس صدر عہدے کے لیے تقریباً 9000 پارٹی کارکن ووٹروں کی فہرست میں شامل رہے۔ ووٹنگ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کرائی گئی۔ دلی میں پارٹی صدر دفتر اور ریاستی کانگریس دفاتر میں بنے پولنگ مراکز پر ملک بھر میں صبح 10 بجے سے 4 بجے تک پولنگ ہوئی۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی اور ان کی بیٹی پرینکا گاندھی نے پارٹی صدر دفتر میں ووٹ ڈالا۔ دونوں ایک ساتھ پارٹی صدر دفتر میں پہنچی تھیں۔ پارٹی صدر دفتر میں ہی کئی سرکردہ کانگریسی لیڈروں سمیت سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی ووٹ دیا۔ کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے پیر کو ووٹنگ میں پہلی بار حصہ لیا۔
भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने वाले लीडरों के लिए एक खुसूसी बूथ तैयार किया गया था। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट डाला। पार्टी सदर के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में और शशि थरूर ने अपनी आबाई रियासत केरल में वोट डाले। ठीक ढंग से चुनाव चला। अब देखेंगे 4 बजने के बाद जो 19 तारीख सुबह काउंटिंग होगी, उस वक्त क्या परिणाम निकलेगा उस वक्त मालूम होगा। Those who come and vote freely out of their own consciences, they will decide ultimately how the party progresses in the future. कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि वो पूरे इंतखाबी अमल से मुतमईन है और दावा किया कि वोटिंग पूरी तरह से आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ रही है। हालांकि बीजेपी ने इन इंतखाबात पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, ये फेक एंड फैब्रिकेटेड और रिग्ड इलेक्शन है, और ये बात स्वयं शशि थरूर जी ने इसका प्रमाण दिया है ये कहकर कि आज अनइवन प्लेइंग फील्ड है इसमें। और जो खड़गे जी का बयान भी सामने निकल कर आया है कि गांधी परिवार के दिशा निर्देश के अनुसार ही वो काम करेंगे, इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई आंतरिक चुनाव नहीं होते, और कांग्रेस पार्टी में परफॉर्मेंस या चुनाव मैटर नहीं करते, केवल और केवल परिवार मैटर करता है। वोटिंग के खत्म होने के बाद अब सभी बैलेट बॉक्स को सील कर दिल्ली लाया जा रहा है। यहाँ इन्हें पार्टी सदर दफ्तर में स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। बुध को वोटों की गिनती की जाएगी। कांग्रेस की आजादी के बाद की तारीख में छठी बार असल में इंतखाबात हो रहे हैं। अब तक गांधी कुंबे का ही कोई रुकन बिला मुकाबला सदर मुंतखब होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया दिल्ली की नई शराब पॉलिसी के सिलसिले में पूछगछ के लिए कल सीबीआई के दफ्तर में हाजिर हुए। सीबीआई ने सिसोदिया से तकरीबन 9 घंटे तक पूछगछ की। जांच एजेंसी के दफ्तर से वापस आने के बाद सिसोदिया ने कहा कि मुझ पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घपले की तहकीकात कर रही सीबीआई ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया से काफी देर तक पूछगछ की। सीबीआई ने सिसोदिया को पूछगछ के लिए सुबह 11 बजे दफ्तर बुलाया था। सीबीआई हेडक्वार्टर में अफसरान ने उनके लिए सवालात की एक फहरिस्त तैयार कर रखी थी। सीबीआई जराये के मुताबिक सिसोदिया से कई मरहलों में पूछगछ की जाएगी, लेकिन पूछगछ से पहले सिसोदिया ने जो किया वो सियासी हंगामा आराई का मौजू बन गया। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट भी गए। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद वहां भी जमा थी। इस सारे मामले को सियासी रंग देते हुए सिसोदिया पार्टी कारकुनों और लीडरों के साथ जुलूस लेकर सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। सीबीआई के दफ्तर पहुंचने के बाद पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलए ने इस इंक्वायरी के खिलाफ अपना एहतजाज शुरू कर दिया। तमाम कारकुनान अरकान असेंबली सीबीआई दफ्तर के करीब एहतजाज करते हुए देखे गए। अरकान पार्लियामेंट और कारकुनों के बढ़ते हुए मुजाहरे के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस पर बीजेपी ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया पर सख्त हमला किया है। पार्टी ने कहा है कि वो रोड शो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई करप्शन का वर्ल्ड कप लेकर वापस आया हो। ताहम आम आदमी पार्टी का कहना है कि कारकुनान एहतजाज नहीं बल्कि हिमायत करने गए थे। कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। उस दिन इन लोगों को मौका नहीं होता है कि हम जा करके राजघाट समाधि पर खड़े हो। यहां माननीय एलजी को चिट्ठी लिखना पड़ता है और उनको याद दिलाना पड़ता है उनकी बेशर्मी का। और जब ये फंसते हैं अपने गुनाहों से, भ्रष्टाचार की दलदल में, तो गांधी जी की आड़ लेने पहुंच जाते हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, वो तो आजादी के, देशभक्ति के तराने गा रहे हैं। वहां पे देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं
मनीष सिसोदिया जी पे गर्व करने के लिए वहां पे तालियां बजा के हमारे कार्यकर्ता उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने बदउनवानी के मामले पर आम आदमी पार्टी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बदउनवानी के खिलाफ लड़ने आई थी, लेकिन अब ये सबसे बड़ी करप्ट पार्टी बन गई है। जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की। काबिल जिक्र है कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बनाने में होने वाली बेजाब्तगियों पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली हुकूमत ने फौरन ही इस पॉलिसी को वापस ले लिया। जांच के ऐलान के बाद सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद सिसोदिया और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर आर.ओ. गोपी कृष्णा की रिहाइशगाह के अलावा कई दीगर मकामात पर छापेमारी की गई। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर में 14 मुलजिमों को नामजद किया गया है। इसमें मनीष सिसोदिया का नाम सरे फहरिस्त है। सिसोदिया पर इल्जाम है कि जब महकमा एक्साइज ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान उन्होंने प्राइवेट दुकानदारों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। नीज लाइसेंस की फीस माफ कर दी गई और सीधे फायदा पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत पूरे यूक्रेन पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। दारुल हुकूमत कीव में पीर की सुबह कॉमेस ड्रोन हमलों में 8 अफराद हलाक हो गए। इन मुसलसल हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली की फराहमी में भी खलल पड़ा है। इस दौरान यूक्रेन की सरहद के करीब गिरकर तबाह होने वाले रूसी जंगी तैयारे के हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी फौज ने नए ड्रोन हमले शुरू किए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में कुछ ड्रोन मार गिराए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने वीडियो एड्रेस में यह वाज़ेह नहीं किया कि हमले कहां हो रहे हैं। अहम बात यह है कि कीव में नेफ्रो और सूमी इलाकों में होने वाले हमलों में बुनियादी ढांचों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों कस्बों और देहातों में बिजली की सप्लाई भी मुतासर हुई है। ताज़ा तरीन हमलों में 28 ड्रोन्स ने दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया है। और अमेरिका ने पीर को कीव और यूक्रेन के दिगर शहरों पर रूसी हमलों की मजम्मत की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और जब तक ज़रूरी होगा यूक्रेन की हिमायत करेगा। अमेरिका यूक्रेन को अगले हफ्ते $725 मिलियन का सिक्योरिटी इमदादी पैकेज देगा, जिसके तहत गोला बारूद और फौजी गाड़ियां यूक्रेन भेजी जाएंगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 200 कैदियों के तबादले के फैसले का खैर मकदम किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस और उसके इत्तेहादियों की तरफ से रिहा किए गए ज़्यादातर यूक्रेनी फ़ौजी जंग से पहले के कैदी हैं। इस तबादले में रूस ने अपने 110 फ़ौजियों के बदले 108 यूक्रेनी जंगी ख़वातीन को रिहा कर दिया है। ज़्यादातर रूसी कैदी ताजिर और माहीगीर हैं। और यूक्रेनी बाशिंदों ने पीर को कीव में ईरानी सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि ईरान रूस को ड्रोन की फ़रोख्त बंद करे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने यूक्रेन पर के परचम और बैनर्स लहराए। उन्होंने रूस के ईरानी ड्रोन हमलों में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शमार भी रोशन की। अहम बात यह है कि रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मुसलसल हमले कर रहा है। ये हमले ईरान में बने कामिकाज़ या शाही ड्रोन की मदद से किए जा रहे हैं। पीर को ईरान ने मुसलसल इस बात से इनकार किया है कि वो रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। अहम सुर्खी है कांग्रेस सदर के ओहदे के इंतखाब के लिए वोटिंग मुकम्मल। 65 मराकज़ पर वोट डाले गए। 96% वोटिंग नतीजा कल कांग्रेस की 137 साल तारीख में छठी बार सदर के ओहदे के लिए इंतखाब हुआ। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं।
ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया मामले से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर। एलजी ने ख्वाजा बख्तियार काकी के आस्ताना शरीफ पर चादर पेश की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्ताना शरीफ पर फूलों वाली की सैर के तहत फूलों की चादर पेश करके मुल्क में अमन सलामती के लिए दुआ की है। आलमी सफ़े की सुर्खी है, सऊदी अरब अमन का सालिस था और अब भी है। शाह सलमान ने कहा है, ये बातें कही है। खादिम हरमैन शरीफैन ने शुरा कौंसिल के 8वें इजलास के तीसरे साल का इफ्तिताह किया और उस मौके पर यह बात कही। वहीं रूस का कीव पर खुदकुश ड्रोन से हमला, इमारतें तबाह हो गई हैं, कई मकामों पर आतिश ज़दगी भी देखी गई है। रात और सुबह के औकात में 37 से ज़्यादा रूसी ड्रोन्स मार गिराए हैं, यूक्रेन के फौजियों का ये कहना है। सहाफ़त की अहम सुर्खी है, ज़राअत को जदीद और पुरकशिश बनाना होगा। खुराक, खाम तेल और खाद के लिए गैर मुल्की इन्हिसार कम करने पर जोर, वज़ीर आज़म ने ये बातें कही हैं। एक और ख़बर है, सर सैयद अहमद की तालीम उसके आफ्ताब का नाम है जिसकी रोशनी ता क़यामत दुनिया में मुनव्वर रहेगी। सर सैयद के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को याद करते हुए ये बातें कही गई। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाला उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आगे बढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI का सालाना इजलास आज मुंबई में होगा। इस मीटिंग में BCCI के अगले सदर और ICC के चेयरमैन के ओहदे समेत कई मामलात पर बात होगी। अराकीन इस बात पर भी बहस करेंगे कि आया BCCI को ICC के चेयरमैन के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाना चाहिए या मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले को दूसरी मुद्दत के लिए हिमायत देनी चाहिए। ICC के आला ओहदे के लिए नामजदगियों की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। ICC बोर्ड का इजलास 11 से 13 नवंबर तक मेलबर्न में होगा। BCCI के नए सदर की दौर में साबिक क्रिकेटर रॉजर बिन्नी का नाम सरे फहरिस्त है। वहीं दूसरी जानिब राजीव शुक्ला का नायब सदर, जय शाह का सेक्रेटरी, आशीष शेलार का खजांची, देवाजीत साकेका का ज्वाइंट सेक्रेटरी और अरुण धूमिल का IPL चेयरमैन बनना तय माना जा रहा है। और फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफ़र मुसलसल तीसरी शिकस्त के साथ ख़त्म हो गया है। पीर को खेले गए ग्रुप के तीसरे और आखिरी मैच में भारत को ब्राज़ील के हाथों 0-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेज़बान होने की वजह से भारत को इस मुकाबले में खेलने का मौका मिला था। टीम ग्रुप ए के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ 0-8 और दूसरे मैच में मराकश के खिलाफ 0-3 से हारी थी। इस ग्रुप से ब्राज़ील और अमेरिका ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ब्राज़ील की जानिब से एलेन और लोरा ने 2-2 गोल किए, गेबी बर्चून ने 1 गोल किया है। फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का बावकार बैलन डी और अवार्ड जीत लिया है। 2021-22 के सीज़न में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बेंजेमा ने पहली बार यह अवार्ड जीता है। इनाम की दौड़ में उन्होंने बायरन म्यूनिख के साडियोमा और मैनचेस्टर सिटी के क्योन डी ब्राइन को शिकस्त दी है। बेंजेमा ने गुज़िश्ता सीज़न में 46 मैचों में 44 गोल किए थे। उन्होंने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग और ला लीगा जीतने में भी कलीदी किरदार अदा किया था। ख्वातीन की कैटेगरी में बार्सिलोना की एलेस्किया पोर्टिलास ने साल की बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया है। उन्होंने ये एजाज़ मुसलसल दूसरे साल हासिल किया है। मैनचेस्टर सिटी के साल के बेहतरीन क्लब का अवार्ड जीतने में कामयाब रही है। और ऑस्ट्रेलिया में जारी ICC T20 वर्ल्ड कप में आज पहले दौर के ग्रुप ए के 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में जीत के साथ मुकाबले का आगाज़ करने वाली नामीबिया का सामना नीदरलैंड से होगा। वहीं दोनों ही टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। नामीबिया ने अपने पहले मैच में 2014 की चैंपियन टीम श्रीलंका को शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर किया है। वो 2 पॉइंट के साथ ग्रुप में पहले मकाम पर है। एक और जीत उसे सुपर 12 के करीब पहुंचा देगी। वहीं नीदरलैंड्स के भी ग्रुप में 2 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट की वजह से वो दूसरे मकाम पर। यह मुकाबला अब से थोड़ी देर में खेला जाएगा। नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और दिन के दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो जाएगी। इस मैच में श्रीलंका का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। उसके गेंदबाजों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन बल्लेबाजों ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया था। UAE का भी यही हाल था। दोनों टीमों को अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी होगी। और अब एक नज़र मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर।
اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. فی الحال اجازت دیجیے. آداب.